हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। सो लेट्स स्टार्ट। बेसल सेकंड के 3 पिलर, मिनिमम कैपिटल, सुपरविजन रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। हाँ जी, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो कर लेना। एक टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल भी, जैसे कि टीयर 1 में आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स आ जाएंगे टीयर 1 में, और टीयर सेकेंड में आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व्स आ जाएंगे, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व आ जाएंगे आपके, और आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे आपके टीयर सेकंड में, तो वो भी कर लेना विद पॉइंट, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा चल रहा है यूनिट 7 इवनिंग वाली क्लास में। सो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 2 कॉमर्स, और पेपर 1 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज आपकी पेपर 1 की भी क्लास होनी है। पेपर 1 में हमारा चल रहा है यूनिट 4 कम्युनिकेशन, पेपर 2 में हमारा चल रहा है यूनिट 7 एंड यूनिट 8। यूनिट 7 इसकी क्लास होती है आपकी इवनिंग में 5 PM टू आपकी 6 PM, ठीक है। और यूनिट 8 भी हमारा चल रहा है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 7 आपका बैंकिंग एंड यूनिट 8 है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो आपकी क्लास होती है मॉर्निंग में 10 AM टू आपकी 11 AM होती है मॉर्निंग में। आज नहीं थी क्लास, बट कल हो जाएगी, ठीक है। जब कभी बिजी होती हूँ तो नहीं भी होती क्लासेस, ओके। वैसे बहुत रेयर होता है कि मैं क्लास ना लूँ, अदरवाइज आपकी क्लासेस रेगुलर चलती, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। ऐप में मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है। संडे को भी मैं नहीं करूंगी क्लासेस, क्योंकि आपकी मॉर्निंग इवनिंग में हो रही है क्लासेस, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, कॉमर्स की क्लास है। डिस्क्लोज का मतलब हो जाएगा, किसने पूछा है? मैम ममता जी ने। मैम डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोज करेगा। मार्केट डिसिप्लिन में क्या करेगा आपका, ठीक है, डिस्क्लोज करेगा क्या कि बैंकों की हालत क्या है। जैसे कि हमारा CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, इन्होंने बोला है बेजल वालों ने 8% रखनी है, तो क्या सच में जो सारे बैंक है वो 8% रख रहे हैं इसको कि नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो वो चेक करना और वो डिस्क्लोज कर देना, बता देना कि हाँ ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट किया ना बेजल्स को। बेजल का हेड ऑफिस है आपका स्विट्जरलैंड में, ओके। इतना क्लियर है सभी को? तो इस वीक में हमारे यूनिट 7 बैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगा एंड यूनिट 8 मार्केटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जो आपकी यूनिट 9 और यूनिट 10 है वो भी मॉर्निंग और इवनिंग में चला लेंगे, ठीक है। तो 15 मई तक आपका हो जाएगा दोनों, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। यूनिट 9 आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड यूनिट 10 आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके 15 मई तक, मॉर्निंग एंड इवनिंग में चला लेंगे। मैम एक बार वो वाला पॉइंट रिपीट करना जी, अगर फुल पेमेंट कर दी जाए तो NPA में चला जाएगा क्या? नहीं, अगर फुल पेमेंट कर दी जाए तो स्टैंडर्ड हो जाएगा और क्रेडिट स्कोर उसका ठीक हो जाएगा। अगर फुल पेमेंट नहीं करेंगे सेटलमेंट में, देखो सेटलमेंट के केस में होगा वो। सेटलमेंट के केस में क्या हो जाएगा, सुन लो प्लीज एक बार। विल ऑफर सेटलमेंट, बैंक विल ऑफर सेटलमेंट, ठीक है, किसको? जिसका अकाउंट NPA में चला गया है। पहले तो उसने देखो SBI ने किसको रिपोर्ट भेजी है यहाँ पर? RBI को रिपोर्ट भेजी, किसके रिगार्डिंग? फॉर एग्जांपल आपके रिगार्डिंग, आपका अकाउंट जो NPA में। SBI ने क्या करके भेजा है? NCL, नेट क्रेडिट लॉस करके भेजा है RBI को। अब RBI ने वो रिपोर्ट आपकी चेक की और इन्होंने जो सिविल स्कोर एजेंसीज होती है ना, ठीक है, उनको जाके आपकी रिपोर्ट दी और इन्होंने आपका सिविल स्कोर जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। अब कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। उसके बाद SBI ने क्या किया, सेकेंड केस की आपको ना ऑफर किया, विला ऑफर सेटलमेंट, कि कोई बात नहीं सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेटलमेंट के केस में आपने फुल पेमेंट कर दी जो आपने लोन लिया है, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। हाई हो जाएगा मीन्स ठीक हो जाएगा एक तरह से। लेकिन अगर आपने हाफ पेमेंट करी सेटलमेंट में, तो आपको ये SBI परेशान तो नहीं करेगा, बट आपकी सिबिल खराब ही रहेगी। आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि आपकी सिबिल खराब है। क्लियर है इतना? समझ आ गया? सेटलमेंट के केस में ये कंडीशन होगी। फुल पेमेंट कर दी सिबिल ठीक हो जाएगी, हाफ पेमेंट करिए आपको SBI परेशान तो नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स आपका जो एसेट है वो टेक ओवर तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी सिबिल जो है वो खराब ही रहेगी। अगर आप सेटलमेंट में भी नहीं माने तो फिर आपका जो एसेट होगा वो टेक ओवर कर लेगा बैंक। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है अभी?
ओके। सो हमारा चल रहा है यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ओवरव्यू हो गया, टाइप्स ऑफ बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स होगी, आपका एनपी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कल मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी रिस्क पढ़ा है सबने क्या, वो इंटरेस्ट रेट डिफॉल्टर वाला, ठीक है। वो सारे रिस्क आपको नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब हम करने वाले आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था जब मैंने ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम करवाया था आपको, ठीक है। कैपिटल मार्केट होती है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए और इसको कौन गवर्न करता है, आपका सेबी। और मनी मार्केट होती है आपकी शॉर्ट टर्म के लिए, इसको कौन गवर्न करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। डेवलपमेंट और मनी मार्केट में आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आते हैं, जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है। ये सारी चीजें आती है और कैपिटल मार्केट में आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती है, ओके। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे और हम करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान देना। विल हिट सिविल स्कोर, विल ऑफर आपका सेटलमेंट, टेक ओवर द एसेट। हाँ जी, क्या हुआ प्रियंका जी? आरबीआई, अच्छा आप बता रहे हो, आंसर बता रहे हो, मनी मार्केट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, ठीक है। ओके, सो आपका डेवलपमेंट जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये है क्यों? एक है हमारा कमर्शियल बैंक, हमने पढ़े थे। किसी को याद है कि कमर्शियल बैंक हमारे कितने टाइप के होते हैं? प्राइवेट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट होता है, फॉरेन होते हैं, ये हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। यस या नो? कमर्शियल बैंक होते क्यों? हमारे मेनली प्रॉफिट अर्निंग के लिए होते हैं, याद है सभी को? और क्यों होते कमर्शियल बैंक? यहाँ पे जो पब्लिक होती है वो डिपॉजिट करती है इन बैंकों में, ठीक है, डिपॉजिट करती है अपना पैसा इन बैंकों में, चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे गवर्नमेंट बैंक है, चाहे आपके फॉरेन बैंक है। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब देखो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो इस डेवलपमेंट से यहाँ से की पॉइंट निकाल लेना कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना है ना, किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, तो उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ये अगर लोन प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए एंड आपका मीडियम टर्म के लिए, ठीक है। और जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपका 20-25 लाख, ठीक है, 10-10 सालों के लिए। क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि 1 या 2 साल चलेंगे, हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 10 साल चले, ठीक है। तो इसलिए आपके डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है, बनाए गए हैं। कुछ अभी है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, कुछ अभी नहीं है, वो हम टाइप्स पढ़ेंगे, विद ईयर पढ़ेंगे। और उनके टाइप्स, उनके ईयर, उनकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। जैसे कि जब हमने आरबीआई की सब्सिडरीज पढ़ी थी, मैंने क्या बोला था कि इनके ईयर, इनकी मीनिंग याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सबको? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो डेवलपमेंट से सिर्फ इतना याद रखना कि यार प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये जो लोन प्रोवाइड करेंगे ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन बाय द गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फंड फॉर लो कैपिटल प्रोजेक्ट और वेयर देयर बोरोवर्स आर अनेबल टू गेट इट फ्रॉम कमर्शियल लैंडर्स। जब वो कमर्शियल बैंक से नहीं लोन ले सकते तो कहाँ जाएंगे ये लोग? ये जाएंगे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएटरी स्पेस बिटवीन पब्लिक एड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। मीन्स कि ये देखो, पब्लिक के लिए भी, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है हमारी, उनकी भी मदद करेंगे, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उनकी भी मदद करेंगे हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब सुनना प्लीज ध्यान से, टाइप ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडेड आर, मीडियम जो हो जाएगा ना इनका, वो हो जाएगा 1 to 5 ईयर के लिए, और लॉन्ग टर्म हो जाएगा हमारा अबव 5 ईयर, ठीक है। ये याद रखना। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, कमर्शियल बैंक में हमारा क्या होता था, मेन अर्निंग प्रॉफिट होता था, ठीक है। और ये अगर लोन प्रोवाइड करते भी है तो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो वो कौन से बैंक करते हैं? डेवलपमेंट बैंक। याद है सभी को? कमर्शियल बैंक हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक हमने पढ़ा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने पढ़ा था, पेमेंट बैंक हमने पढ़े थे, याद है सभी को स्टार्टिंग में जब हमने पढ़े थे? यस या नो? इतना समझ आ गया? ये पूछा गया एग्जाम में, मीडियम कितना हो जाएगा 1 to 5 और लॉन्ग टर्म कितना हो जाएगा अबव 5। ओके, अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, कौन कौन से? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, IFCI है, इसकी फुल फॉर्म करेंगे IDBI है, ये हमारा अभी बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, 2002 में। मीन्स सिंपल जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसमें कन्वर्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। पहले तो ये डेवलपमेंट बैंक था लेकिन अभी हमारा हो चुका है IDBI बैंक में कन्वर्ट। और है सिडबी, ठीक है, ये स्मॉल स्केल्स के लिए है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनके लिए सिडबी। और IFCI आपकी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उसके लिए, पब्लिक इंडस्ट्रीज के लिए मीन्स
नाबार्ड हमारा, ठीक है, आपको पता है नाबार्ड सबसे ज्यादा रिलेटेड किससे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। मान लो एग्रीकल्चर, मान लो कि रोड बनाना है, ठीक है, रूरल एरिया में रोड बनाना है, रोड का काम करना है, रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो कहाँ जाएंगे, नाबार्ड के पास जाएंगे, ठीक है। नाबार्ड के हमारा डेवलपमेंट बैंक है और ये क्या देगा, लोन प्रोवाइड करेगा फिर, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक आपका नाबार्ड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें, इनको कौन लोन देगा, मान लो आपने एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, कौन लोन देगा आपको, डेवलपमेंट बैंक के अंडर आता है आपका एक्सिम बैंक, ठीक है, इनके विद ईयर करेंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, हाउसिंग मीन्स आपको पता ही, अब देखो नेम से ही क्लियर है, आपने हाउस के लिए अगर लोन वगैरह लेने हैं तो कहाँ जाओगे, एनएचबी, ठीक है। और ये किसकी सब्सिडरी, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी आपकी एनएचबी, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में करेंगे। कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक इंक्लूड आईडीबीआई, सिडबी एंड आईसीआईसी एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं ये आपके नेशनल और सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन हो जाएगा, एक्सिम बैंक हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा, एनएचबी हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे आपके एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई एक्सेट्रा, ठीक है। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे आपके एसएफसी, स्टेट फाइनेंस, ठीक है, और एसआईडीसी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं तो प्लीज इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रही हूँ, तो प्लीज करते रहना। अब देखो आईएफसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और ये भी पूछा गया है कि ये कमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल स्केल बैंक है, ठीक है, स्मॉल बैंक है, पेमेंट बैंक है, कौन सा बैंक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से प्लीज सभी नोट डाउन करते रहो अपने पास। सबसे पहले तो डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग एक चार्ट बना लो फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ फुल फॉर्म और ईयर, ठीक है, और किस पर्पज के लिए, बस वो शॉर्ट में लिखोगे बिल्कुल। एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस कर लिया था आप लोगों ने सभी ने। मल्टी बैंकिंग सिस्टम कंसोर्टियम और लोन सिंडिकेशन कर दिया था क्या, यस या नो। अगर आपसे बात करेंगे ना कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए कौन प्रोवाइड करवाता है लोन्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका डेवलपमेंट बैंक। ये जो आपके डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीजें और नोट डाउन कर लो कि ये डिपॉजिट्स नहीं लेते, जैसे आपके कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो पब्लिक से जाकर कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स हो गए, बट इनका नहीं होता ऐसा। और इसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका डेवलपमेंट बैंक का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, ठीक है। जितने भी बिजनेस है हमारे, ठीक है, उनको और ज्यादा डेवलप करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है, डेवलप करना। और ये ओनली प्राइवेट सेक्टर को ही फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, बल्कि ये पब्लिक सेक्टर को भी देते हैं, ठीक है। एंड और क्या करोगे आप यहाँ पर, और इनका मेन जो मोटिव है, सर पब्लिक इंटरेस्ट रादर देन टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इतना हो गया। ओके, नो क्या हुआ, नहीं, किस बात के लिए नहीं, ठीक है। अब आता है आपका आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो सभी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम अब इंडिया रिप्लेस करके भारत कर दिया है, हाँ जी। अब देखो आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई is the first development financial institution of India, was established 1948। ये सबसे पहला था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट कौन था आपका, तो वो हो जाएगा आपका आईएफसीआई, ठीक है। 1948 इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। और ये कहाँ लिस्टेड है आपका, एस्टेब्लिश इन 1948 एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है आपका। आईएफसीआई इज अ करंटली अ कंपनी लिस्टेड ऑन, कहाँ लिस्टेड है आपका आईएफसीआई,
ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो नोट डाउन करते रहो। BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये किसके लिए काम करेगा आपका, मेनली किसको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा पब्लिक, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड स्टॉक एक्सचेंज। बस इतना सा है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको मैम ऑफ इंडिया? ओके, इतना क्लियर है सभी को? यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ। कहाँ लिस्टेड है आपका? IFCI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। रोल ऑफ IFCI, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा लॉन्स टू कंपनीज बाय बाइंग डिबेंचर्स, रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, रेजिंग द कैपिटल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। टेकिंग गारंटी ऑफ पेमेंट, सेक्शनिंग लोन टू कंपनीज ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, IFCI में इंडिया की जगह भारत कर दिए हैं। ओके ठीक है रीचा पनवर जी, ठीक है, इसको कर लेना फिर करेक्ट। अब अगर हम बात करें ICI की, ये कब फॉर्म हुआ था आपका? 1955। ये इंपॉर्टेंट है ईयर, जैसे कि IFCI आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा IFCI था वो तो हमारा काम करता था पब्लिक सेक्टर के लिए। किसके लिए? मेनली पब्लिक सेक्टर के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है आपका, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें ICI की, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई एग्जाम में। लिमिटेड वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1955। ये की पॉइंट है इसका। ICICI बैंक, द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ICICI लिमिटेड, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994। इन 2002 ICICI लिमिटेड गॉट मर्ज्ड इनटू ICICI बैंक। अब ये क्या हुआ कि ये हमारा डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ठीक है। अभी हमारा कमर्शियल बैंक बन चुका है एक तरह से 2002 के अंडर, ठीक है। अगर बात करेगा 1955 में, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में, उस टाइम तो ये डेवलपमेंट बैंक था। लेकिन 2002 में क्या बन गया? ये सिंपल ICICI बैंक बन गया है लिमिटेड एंड बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है की पॉइंट। This become a financial institution that performed dual function both of a commercial bank as well as development financial institute. It still remain the only DFI in the private sector. अब यहाँ पर क्या है कि ये काम करता था प्राइवेट सेक्टर के लिए, बस प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्लियर है? अभी भी ये काम करता है आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए। इतना क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, बस इसमें 2-3 पॉइंट ही जो आपको करने हैं। फंक्शंस ऑफ ICICI, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन इन रुपीज एंड फॉरेन करेंसीज। इट अंडरराइट्स न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। अंडरराइट्स का क्या मतलब हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल कि ये जो कंपनीज होती है ना, ठीक है, जो शेयर्स को इशू करती है, ओके, जो कंपनी शेयर को इशू करती है, तो इनको कितनी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है? 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। लेकिन जो ये बैंक होते हैं ना, ये इन कंपनीज को बोलते हैं कि अगर आपके जो शेयर्स है, अगर नहीं कोई पब्लिक सब्सक्राइब करेगी तो हम कर लेंगे, उसको बोलते हैं अंडरराइट। ये बोलते हैं कि हम कर लेंगे, ठीक है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनकी हेल्प करना। सिंपल अगर मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की हेल्प कौन करेगा? ICICI बैंक करेगा, जो कि 2002 में हमारा किस में मर्ज हो गया था? सिंपल बैंक में मर्ज हो गया था। लेकिन ये बहुत ही फंक्शन रोल प्ले कर रहा है आपका, डेवलपमेंट का भी और कमर्शियल का भी, ओके। और जो आपका IFCI है, IFCI, ये किस में काम करेगा? पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हेल्प करेगा ये, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हेल्प करेगा। क्लियर है? इट गारंटी लोन्स रेज्ड बाय प्राइवेट कंसर्न, ये की पॉइंट है। It provide technical, managerial and administrative assistance to industrial concern. ओके क्या रिपीट करूं प्रियंका जी? जल्दी से बताओ मुझे। देखो IFCI, इसकी फुल फॉर्म कर लेना एक बार, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार। फाइनेंस कंपनी किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। ये की पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1948 और लिस्टेड है ये आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंड स्टॉक एक्सचेंज की
में ये हेल्पफुल है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है आईएफसीआई। आईसीआईसी की अगर हम बात करें, 1955 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, लेकिन 2002 में ये आईसीआई बैंक हो गया था, ठीक है। और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, ओके, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, बस इतना याद रखना। अगर हम बात करें आईडीबीआई की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1964। ये ईयर ना बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में, बहुत बार, तो प्लीज इन ईयर्स को याद कर लेना। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and autonomy was granted in 1976. It was made a universal bank in 2003. IDBI is responsible for maintaining adequate credit flow to various sectors. अब जो आपका IDBI है, 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये सब्सिडरी किसकी थी? आरबीआई की। मींस की आरबीआई ने ही इसको खोला था एक तरह से, ठीक है। और आरबीआई क्या चाहता था यहाँ पर कि जो टेक्निकल चीजें हैं और जो मैनेजरियल चीजें हैं ना, उसका असिस्टेंट करवाना है किसको? कंपनीज को बताना। और खास कर ये किसके लिए आया था? आपका बैकवर्ड रीजन के लिए। किसके लिए आया था? बैकवर्ड रीजन के लिए हेल्प करना, बैकवर्ड रीजन की हेल्प करना, ठीक है। और फाइनेंशियल एंड नहीं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना बिजनेसेस को, असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना बिजनेसेस को। Functions of IDBI: act as an apex institution, provide refinance for term loan granted by banks and financial institution, coordinate the activity of institution providing term finance to industry, provide technical and administrative, हाँ ये वाली बात है, ठीक है, for promotion, management and growth of industry, grant direct loan and advances to industrial concern. Simple इसमें बस ये भी याद कर लेना backward region के लिए, ठीक है, backward region के लिए। क्लियर है सबको? और सब्सिडरीज कौन थी आपकी आईडीबीआई बैंक की? ये लिख लोगे क्या एक बार? सब्सिडरीज थी आपकी कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में, और इंटेक लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड एंड फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक बार कर लेना आप इसकी, ठीक है। सब्सिडरीज कि मैं लिखवा दूं? जल्दी से मुझे बताओ, लिखवा दूं सब्सिडरीज आईडीबीआई की? पहले पूछी जाती थी सब्सिडरीज आईडीबीआई की, अभी मुझे काफी टाइम से भी यहाँ से सब्सिडरीज नहीं पूछी गई है। लिखवा दो मैम। वैसे पूछी नहीं गई अभी काफी टाइम से, ठीक है। अब देखो आईआरसीआई की बात करें अगर हम, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1971। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन है ना, जो सिख हमारी कंपनीज थी, ठीक है, बीमार बेचारी जिनकी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए आई थी आपके आईआरसीआई। कब? आपके 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। आईआरसीआई वाज मेड टू ओवरकम द वीक यूनिट या सिक जो हमारी कंपनी एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंट, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। सिक कंपनी जो बीमार है, मीन्स की जिनकी हालत खराब हो चुकी है, कौन सी हालत? फाइनेंशियल हालत या फिर टेक्निकल हालत खराब हो चुकी है। देखो अगर फाइनेंशियल हालत खराब होगी, ऑब्वियसली टेक्निकल हालत भी तो खराब हो जाएगी, बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं है, आप मशीनरी पे कैसे काम करोगे फिर, ठीक है। मीन्स की मशीनरी खराब पड़ी है आपके पास, ठीक है, सारी चीजें खराब पड़ी है, कंप्यूटर्स खराब पड़े हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप इसमें पैसा लगा ही नहीं सकते। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आई थी कि उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, जो बीमार है, जो वीक यूनिट्स है, ओके, क्लियर है। 1971 सिडबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1989। ये एक तो इनकी फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईडीबीआई की सब्सिडरीज रहने दो, बस इनकी फुल फॉर्म भी कर लो, ईयर भी कर लो, और कौन किसके लिए था वो कर लो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा तो या तो ईयर पूछे जाएंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी फुल फॉर्म, या पूछा जाएगा किस लिए आए हैं ये, ठीक है, इनका क्या काम है, या फिर पूछा जाएगा ये कौन से बैंक है। तो ये सारे के सारे जो अभी मैं करवा रही हूँ, ये डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ।
यस या नो, समझ आ रहा है? ओके मैम, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वाज एस्टेब्लिश इन 1989। सिडबी वाज द सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। अब आईडीबीआई की सब्सिडरी कौन है हमारी? सिडबी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। द ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू सिडबी इन 1998। 1998 में से ऑटोनॉमी मिल गई थी सिडबी को। फंक्शन की अगर हम बात करें, टू प्रमोट एंड फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब मैंने तो अपने टाइम में इस तरह से याद किया था, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सिडबी, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट, अगेन ठीक है, की पॉइंट है ये आपका, ये एस से ही कर लेना है इसको, ठीक है। टू प्रोवाइड सीड कैपिटल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द स्टार्टअप, सिडबी हैज अ सेपरेट एंटिटी कॉल्ड सिडबी वेंचर सेटअप फॉर, ठीक है। To provide seed capital and technical support to startups, to coordinate with other players for the promotion of specific sector regions, आपका ठीक है। बस मेन पॉइंट ये वाले दो तीन पॉइंट कर लेना, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है आपकी सिडबी। मीन्स कि अब देखो, जो आपकी सिडबी है ना, ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस ही प्रोवाइड नहीं करवाती, फंड ही प्रोवाइड नहीं करवाती, बल्कि जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी मार्केटिंग करती है आपकी सिडबी, ठीक है। क्या बोला मैंने? उनकी भी मार्केटिंग करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है आपकी सिडबी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरेट, ठीक है। ये भी सिडबी करती है, और आपकी फंड ही प्रोवाइड ना करवा करके, ये फंड ही नहीं प्रोवाइड करती, रादर देन आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग करती है। ओके, क्लियर है इतना सभी को? एक्सिम बैंक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक was set up in January 1, 1982. The main purpose to establish Exim Bank was to provide technical assistance and loan to exporters एंड आपके इम्पोर्टर्स, ठीक है। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करवाना और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना, नेम में ही आंसर है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स को, ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाना? लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। कौन सा बैंक है? डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक के अंडर आता है आपका एक्सिम बैंक। कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है? 1982 को जनवरी 1। ओके जी। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी, किसने दी थी रिकमेंडेशन? ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, शिवरामन कमेटी ने दी थी। नेशनल बैंक इसकी फुल फॉर्म है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ से क्लियर हो गया, और रूरल एरियाज के लिए मेनली कौन से एरिया के लिए काम करेगा आपका नाबार्ड? रूरल एरिया के लिए ज्यादातर। और कौन सी एक्टिविटीज में काम करेगा ज्यादातर? एग्रीकल्चर, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? शिवरमन कमेटी, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे आई थी। इसके ईयर की बात करें ऑल्सो 1982, लेकिन अगर एक्ट की बात करें तो 1981, ठीक है। NABARD worked as a refinancing institution in the area of agriculture and rural sector. NABARD act as the top most institute. अब सुनो प्लीज, रोल ऑफ नाबार्ड, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज के लिए क्या करवाएगा? ये लोन्स प्रोवाइड करेगा। bringing about or promoting institutional development, evaluating, monitoring and inspecting the client bank, act as a coordinator in the operation of rural credit institution। देखो, जहाँ पे रूरल की बात आ गई, जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आ गई, वहां पे नाबार्ड कर देना। extend assistance to the government, the Reserve Bank of India and other organization in matter relating to rural development, again ठीक है, ये देख लो, रूरल एंड ऑल्सो रूरल, ठीक है। Offer a training and research facilities for bank, cooperative and organization working in the field of rural, again ठीक है, ये की पॉइंट है। Help the state government in reaching their target of providing assistance to eligible institution in agriculture and rural development, ठीक है। तो ये देख लो, हर जगह रूरल एग्रीकल्चर दिया है आपको नाबार्ड में। नाबार्ड की फुल फॉर्म में भी यही बात है, रूरल एंड आपका एग्रीकल्चर। यस या नो? 1982 में एस्टेब्लिश हुआ, और अगर एक्ट की बात करेगा तो 1981 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें 1982 में, एक तो आपका एक्सिम बैंक है, ठीक है, और एक आपका ये है 1964 कौन सा आपका? आईडीबीआई,
1948 कौन सा है आपका? IFCI। और ICICI एस्टेब्लिशमेंट है 1955, लेकिन आपका बैंक में कन्वर्ट हो गया था 2002 में, ठीक है। और IDBI भी आपका बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, अभी IDBI आपका बैंक है, ठीक है। कब कन्वर्ट हुआ था? 2004 में। ये भी लिख लो एक बार, IDBI। ये सिद्धबी है आपका, यस। ये तो ICICI का लिखा था, IDBI आपका 2004 में बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कौन सा आपका? IDBI बैंक है, ठीक है। क्लियर है सबको? इतना 2004 में ये कन्वर्ट हो गया था बैंक में, IDBI। क्लियर है सबको? अभी रिवीजन भी करवा दूंगी। सिद्ध भी हो गया हमारा, अब रहता है एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1988 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टेब्लिश टू फाइनेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट? हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करवाता है फंड, ठीक है। और क्या नोट डाउन करोगे आप NHB में? और NHB एक्ट भी लिख लो, पूछा जाता है NHB एक्ट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। 1987 है। और सब्सिडरी किसकी है ये? RBI की है आपका, ठीक है। और रूरल एरिया के लिए ये भी काम करता है, बट कौन से सेक्शन में काम करता है जल्दी से मुझे बताओ? हाउसिंग में, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। रूरल एरिया के लिए काम करेगा, लेकिन कौन से सेक्टर में? डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। क्लियर है इतना सभी को? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने सुना होगा, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना सुना है इस योजना का नाम? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 फॉर रूरल एरिया। क्लियर है सबको? हाँ जी, ओके। हाँ, अब नेम से ही देखो, सबके आपका नेम ही है। अब अगर हम बात करें, एक और रह गया आपका, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रह गया शायद, SFC। एक मिनट, वो मुझे खुद से करवाना पड़ेगा, आई थिंक सो। आपको सिद्ध भी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक ये भी आपका, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ये भी है, ठीक है। तो दो लिखवा देती हूँ आपको खुद से, और रिवीजन भी करवा देती हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। जो स्टेट लेवल पे काम करेगा वो कौन सा है आपका? स्टेट लेवल पे जो फंड प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, मदद करेगा लोगों की, ठीक है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट था आपका, वो सेटअप इन 1953, फर्स्ट कॉर्पोरेशन बाय पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SFC। नाइनटीन 51 में एस्टेब्लिश हुआ था आपका, EST ही लिख रही हूँ, ठीक है। 1951 इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल पे काम करेगा। कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल, इसका क्या है आपका? निमोनिक है, स्टेट लेवल पे काम करेगा, ओके। कैपिटल ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन, लाइक आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। द SFC ग्रांट लोन्स मेनली फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टेट लेवल पे, ठीक है। द SFC प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट हुज पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। अंडर राइट न्यू स्टॉक, बस इतना ही कर लेना इसको। और एक चीज देख लो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI,
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे कौन से बैंक है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, मीन्स कमर्शियल बैंक से अलग है। बस जो हमारा आईडीबीआई वो पूरी तरह से हमारा कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गया है। कब? 2000, आपका कौन सा ये लिखा है मैंने, 2004 में। यस, IIBI, ठीक है, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था आपका? 1971। EST ही लिख रही हूँ उसको, 1971। SFC एंड SIDC, हाँ ये भी है आपका SIDC, ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब रिवीजन हो जाए जल्दी से। ICB कमर्शियल बैंक बन गया है क्या? ICICI बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक बन गया है, ठीक है, लेकिन वो डेवलपमेंट बैंक भी है एक तरह से, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करता है ICICI, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है आपका ICICI। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी, रिवीजन हो जाए। यस, रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले हमने किया डेवलपमेंट बैंक के टाइप। डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो, सेम बात है, ठीक है। इसमें क्या फर्क है कि एक तो ये डिपॉजिट्स नहीं लेता, ओके, और क्या है, ये पब्लिक सेक्टर के लिए भी काम करता है, ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये क्या काम करेगा, फाइनेंशियल फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। पब्लिक ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है आपका ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो भी काम करना है तो उसके लिए कौन लोन प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, आपका डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो लोन प्रोवाइड करेगा ये मीडियम एंड आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं है, ज्यादातर ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो, ठीक है, मीन्स पूरी तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका काम नहीं है। इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी से मुझे बताओ। मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका ये, ठीक है, और ये न्यू एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी काम करता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, न्यू एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ओके, न्यू एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए भी ये काम करता है, न्यू एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर एंटरप्रेन्योर्स, ओके। ये इतना लिख लिया सभी ने। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक, विद ईयर करेंगे, डेवलपमेंट बैंक बोलो या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो, सेम बात है। IFCI, ठीक है, इसकी जो हमारी फुल फॉर्म थी IFCI की, फाइनेंस कंपनी, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है आपकी IFCI की? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगी ना ये ABCD करके तो पहचान लोगे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IFCI। एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका? 1948। और किसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा? पब्लिक सेक्टर एंड आपका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और लिस्टेड है ये आपकी कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंड आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा IFCI। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे IDBI की, ठीक है, IDBI की फुल फॉर्म है आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1964। ये बैकवर्ड रीजन के लिए
फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा कौन से रीजन के लिए? बैकवर्ड जो रीजन होते हैं उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा आपका आईडीबीआई। और ये आरबीआई की सब्सिडरी है आपकी आईडीबीआई, और ये बिजनेस को टेक्निकल और मैनेजरल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 2004 में क्या हुआ था? टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मीन्स इनको गाइड करेगा, ये बैकवर्ड रीजन के लिए काम करेगा। और 2004 में था मतलब करता था। ठीक है, इसको तो हम था ही बोलेंगे, ये करता था। 2004 में ये कन्वर्ट हो गया आपका आईडीबीआई बैंक में, कमर्शियल बैंक में। ठीक है, इतना क्लियर है? 2004 में बैंक, हाँ ये करता था, इसको हम था ही बोलेंगे। अब अगर हम बात करें आईसीआईसीआई, ये किसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा? फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, पब्लिक वाला आईएफसीआई है और प्राइवेट वाला आईसीआई है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, एसटी लिख रही हूँ, 1955 है। ठीक है, और ये भी हमारा कन्वर्ट हुआ है किसमें? बैंक में। कौन से बैंक में कन्वर्ट हुआ है हमारा? आईसीआईसीआई बैंक में कन्वर्ट हुआ है। कौन सी ईयर में कन्वर्ट हुआ हमारा आईसीआई? 2002 में। ठीक है, 2002 में। बट इसकी एक खासियत है कि ये पब्लिक सेक्टर के लिए अभी, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी काम करता है। ओके, क्लियर है इतना? आईसीआईसी बैंक 2002, हाँ जी। अब अगर हम बात करें सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है। सिडबी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिडबी सेटअप एज ऑन अप्रैल 2 1990 है। वैसे मैंने क्या, इसमें क्या है पीपीटी में? 1989 है यहाँ पे। ठीक है, और अगर 1989 ना दिया होगा ना तो 1990 कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम 1989 ना दे करके 1990 दिया होगा। वैसे 1990 दिया होता है एग्जाम में तो बहुत टाइम। ठीक है, एस्टेब्लिश क्या लिखोगे आप? 1990। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होगा तो 1989 इनमें से कोई दिया होगा। ओके, और स्टैट्यूटरी बॉडी थी ये। ठीक है, एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, set up on April 2 1990 as a statutory body under an act of Indian Parliament। और ये काम करेगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। और ये सब्सिडरी किसकी है? आईडीबीआई की। आईडीबीआई की सब्सिडरी है आपकी स्मॉल, ये देखो डीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब्सिडरी की पॉइंट ये बन जाएगा। और एस फॉर स्मॉल स्केल एंड आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई के लिए। ओके, ऑटोनॉमी 1998, हाँ मीन्स दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब और कौन सा रहा हमारा? नाबार्ड रहा हमारा। ठीक है, नाबार्ड का अगर हम नाबार्ड अगर हम एक्ट की बात करें तो 1981 है, लेकिन अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1982 है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड आपका रूरल एरिया के लिए काम करेगा कौन? नाबार्ड। बस ये की पॉइंट है इसका। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, नाबार्ड की फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड की? नेशनल एग्रीकल्चर
शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था आपका नाबार्ड। शिवरमन कमेटी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन? शिवरमन कमेटी, ठीक है। और अगर हम बात करें अब एग्जिम की, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। एग्जिम बैंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका ऑल्सो 1982 है। किसको लोन प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा? आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एनएचबी की, तो नेशनल हाउसिंग बैंक था आपका, ठीक है। वैसे मैंने काफी सारे करवा दिए, अब कर लेना, करवा दिए सारे। 6 बज गए। अब क्या रॉन्ग लिख दिया? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को आपका ऑल्सो कहा, नाबार्ड इज ऑल्सो नोन एज इट्स एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, जो नाबार्ड में दिया जाता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इनोवेशन क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, रीजनल एनएचबी कर लेना, ठीक है। और आईआर वाला जो मैंने आपको करवाया था वो भी कर लेना, ठीक है। एनएचबी 1988 और इसका जो आपका एक्ट है वो 1987 है। सब्सिडरी आरबीआई के रूरल एरिया के लिए क्या प्रोवाइड करवेगा? डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग आपका सेक्टर, ठीक है। हाउसिंग सेक्टर में होता है आपका एग्जिम हो गया, सिडबी हो गया, आईआरसीआई, ठीक है, 1971। बाकी जो लिखवाया वो कर लेना, ठीक है। ओके ओके ओके। अब इसी में हो गया आज सारा टाइम। तो ये करवानी थी मुझे आपको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आपकी कंपनीज के अंडर आती है, लाइक आपकी कंपनीज जो एक्ट होती है 2013, पहले तो 1956 था, उसके अंडर आता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कल कर लेंगे अब, ओके। जल्दी से मुझे बताओ। और जो आज करवाया है ना डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद ईयर, विद फुल फॉर्म, और किसका क्या काम है ये भी पूछा जाएगा, तो कर लेना। आज के आज ही अभी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना और नोट डाउन कर लेना जितनी चीजें लिखवाई है अपने पास। फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ठीक है, इन इंडिया, जैसे कि सेबी, आरबीआई, एफएमसीज, पीईआरडीए, ठीक है। ये करेंगे, ये भी आपका इजी और पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत इजी तरीके से, ठीक है। करें क्लास को स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, ठीक है। और एसएफसी भी हमने पढ़ा था। एग्रीकल्चर नाबार्ड हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला आपका एग्जिम हो जाएगा, और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक आपका एनएचबी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल आपको काफी चीजें बताई है। आईएफसी 1948, ठीक है। और रोल इसका मेनली पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेगा आईएफसीआई। फिर पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवा रहा था, तो आया आईसीआईसी, ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाएगा। 1955 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, ठीक है। एंड 2002 में ये मर्ज हो गया था आपका आईसीआईसी बैंक में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा आईडीबीआई, 1964 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ऑटोनॉमी इसको दी गई थी 1976 में, ठीक है। और ये भी आपका 2000, ये आईडीबीआई कब आपका मर्ज हुआ था? 2004 में, ठीक है। ये तो पूरा ही आपका बैंक बन गया है, था मतलब ये डेवलपमेंट बैंक, लेकिन अभी 2004 में ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया था आईडीबीआई बैंक में, ठीक है। ये बैकवर्ड रीजन के लिए काम करता था आपका आईडीबीआई, ठीक है। सब्सिडरी था आपका ये आरबीआई का, और टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता था ये, ठीक है।
फंक्शंस हमने देख लिए थे कल इसके। फिर IRCA, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपकी इस वीक यूनिट्स है या फिर सिक कंपनियां है, ठीक है, बीमार कंपनी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उनको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम किसका, IRCA का 1971। ये भी आपका डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री, नेम से क्लियर है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और ये सब्सिडरी है IDBI की, ठीक है। 1989 या फिर 1990 भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना। और इसको ऑटोनॉमी दी गई थी 1998 में। स्मॉल सेक्टर्स के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाता है आपका सिडबी। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना, लोन प्रोवाइड करवाना एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। 1982 में देख लो, रिवीजन भी करवा रही हूँ साथ के साथ। नाबार्ड आपका शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था 1982, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो 1981 है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इसका की पॉइंट है, रूरल एरियाज। और NHP 1988 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसको आपका एक्ट है इसका NHB का लिख लेना, क्योंकि पूछा जाता है 1987। अगर एक्ट पूछेगा तो 1987 है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछेगा तो 1988 है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक है ये, फाइनेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करवाता है ये, ओके। अब हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। एंड आपका सबसे पहले देखो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बता देती हूँ, वैसे तो हमने पढ़ा था ये, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊंगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है सबको? अब हम स्टार्ट करें, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिविजन करवा दिया कल वाला। सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में सारे के सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ एक यूनिट, सारे के सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में, ठीक है। सबका सेम वेटेज रहता है, मींस 5 to 10 क्वेश्चन तो हर एक यूनिट से पूछे ही जाएंगे, इससे कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। HRM से आपके सम टाइम क्वेश्चन चले जाते 13-14, इस तरह से मार्केटिंग से भी 13-14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम टाइम। बाकी जो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, इनकम टैक्स है, इनसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बहुत ही ईजी। अगर सबसे ज्यादा ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बैंकिंग हो गया, और एक आपका मार्केटिंग हो गया, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, और आपका इनकम टैक्स हो गया। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से भी आपके 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अकाउंट से भी आपके प्रैक्टिकल और मिला के 10 to 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, नंबर 1 पे, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, नंबर 2 आपका इनकम टैक्स, सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका मार्केटिंग सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। बाकी तो आपको पता होगा ना कि आपकी कौन सी यूनिट स्ट्रॉन्ग है, पर लीगल एस्पेक्ट से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक था डिपॉजिटरी, एक था नॉन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी वो था जहां पर डिपॉजिट भी करेंगे, ठीक है, ऐसे बैंक, और ये लोन भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो नॉन डिपॉजिटरी था, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि डिपॉजिट नहीं करेंगे, लेकिन लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नॉन डिपॉजिटरी स्टार्टिंग में बताया था। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड बैंक, ठीक है, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन, क्रेडिट यूनियन एंड म्यूचुअल सेविंग एक्सेट्रा। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स, ओके। क्लियर है सबको? नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, ये आपको लोन तो प्रोवाइड करवाएंगे, बट ये जनरल पब्लिक से क्या है, डिपॉजिट नहीं लेंगे। यूनिट 3 कौन सी है आपकी? कौन सी है यूनिट 3? एंड यूनिट 5 सबसे छोटी है? नहीं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ी है, 50% तो उसमें रिसर्च का आ गया आपको। वो तो इसलिए 5 डेज क्लासेस हुई है क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा दिया था मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ये बड़ी यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, 10 से 12 क्वेश्चन। अच्छा, इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स से थोड़े ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। लीगल एस्पेक्ट से डायरेक्ट, इनकम टैक्स से डायरेक्ट, और मार्केटिंग से डायरेक्ट आ जाते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी डायरेक्ट ही बन जाते हैं। बाकी आप पे डिपेंड, आपने किस तरह से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे लगाया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज अभी पढ़ लो, क्योंकि कल भी हमारा काफी टॉपिक रह गए और आज मॉर्निंग में भी आपको पता है लाइट जाने की वजह से काफी टॉपिक रह गए हैं। अभी सुन लो, सारी यूनिट्स पढ़नी है, बस बात खत्म। सारी यूनिट्स पढ़नी है, बात खत्म बस। किसी से 5 क्वेश्चन बनेंगे, किसी से 10, किसी से 12, किसी से 13, किसी से 15, ठीक है। किसी यूनिट से इससे ज्यादा नहीं बनेगा और इससे कम नहीं बनेंगे, 5 से कम तो किसी भी यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
और 15 से ज्यादा किसी यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो 10 या 12 या 13 या 15, ठीक है, या फिर 5, इससे कम किसी भी यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, तो अगर 5 क्वेश्चन भी एक यूनिट से बन रहा है तो 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 20 मार्क्स। अब देख लो आप, वट आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे नॉन बैंकिंग लग गया, इट मीन्स कि बैंक की तरह काम करेगा ही नहीं, ठीक है, करेगा ही नहीं। अब अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देखो, एक तो हो जाएगा जो आरबीआई के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, आरबीआई एक्ट जो 1934 है, ठीक है, इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसका सेक्शन लिख लो प्लीज, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, 40 लिख लो क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, पूछा भी गया है बहुत बार। (45) 1A, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर होएगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कंपनी, तो आरबीआई उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उन कंपनी को लाइसेंस देगा और उन कंपनी को आज्ञा देगा कि हाँ आप चल सकते हो आगे, ठीक है, आरबीआई के अनुसार। एक आती है हमारी सेबी के अनुसार जो कंपनीज होगी, वो सेबी एक्ट के अंडर होगी, 1992 है सेबी का एक्ट, ठीक है। एक हो गई हमारी IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी 1/999 के एक्ट के अंदर होगी, ये इंश्योरेंस कंपनी होगी, इसके अंडर काम करेगी, ठीक है, IRDA। ओके, तो ये 2-3 चीजें हैं आपकी जो आज हमें पढ़नी है। मैम, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बैंकर्स आते हैं क्या? हाँ, आएंगे तो है अनऑर्गेनाइज्ड में भी। अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज। अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये किसके अंडर आएगी आपकी? कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट आपका? 1956 होता था, ठीक है, 19 क्या है वो, 2013, ठीक है, 2013 है ना अभी कंपनी एक्ट, 2013 है आई थिंक सो। 2013 है ना, बता दो मुझे जल्दी से, पता नहीं क्यों स्लिप हो गया माइंड से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लैंडिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखो ये इंश्योरेंस हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जिस टाइम मैंने आपको बैंक का स्ट्रक्चर करवाया था, ठीक है, उस टाइम मैंने टाइप्स ऑफ बैंक करवाए थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस जैसी चीजें है ना, ये आपकी बैंकिंग में नहीं आएगी, ठीक है, ये नॉन बैंकिंग में आएगी आपकी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट दैट आर नॉट रेगुलेट एज बैंक, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, बट आएगा किसके अंडर? कंपनी एक्ट 1956, 2013, यस, हाँ, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉलो। मीन्स कि ये जैसे मान लो हमारे बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इनको रजिस्टर होना है, ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के अंडर कुछ चीजें आएगी जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो कि रजिस्टर होना पड़ेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई के अंडर सेक्शन 45(1)(a) में, ठीक है, और वहां पर वो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, बट बैंक बनकर नहीं, ठीक है, बैंक बनकर नहीं। अब सुनना मेरी बात को प्लीज ध्यान से, एक और चीज नोट डाउन कर लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं आएगी? नॉट इंक्लूड, लिख लो अपने पास, पूछा जाता है एग्जाम में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नॉट इंक्लूड, ठीक है। पहली बात तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, सुन लो प्लीज ध्यान से, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर के लिए अगर लोन चाहिए, ठीक है, फाइनेंस चाहिए, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साफ मना करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए अगर लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, साफ मना कर देंगे, ठीक है। थर्ड वन, अगर परचेज हो रहा है गुड्स एंड गुड्स का, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर गुड्स में परचेज एंड सेल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका। ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आने वाली है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी, लाइक आपके डेट्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर है, स्टॉक है, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएगी आपकी सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों में डील करेगा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स।
गुड्स में अगर डील हो रहा है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का कोई भी रोल नहीं है। सिक्योरिटीज में अगर डील हो रहा है तो ही रोल है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है आपकी, एक तरह की कंपनी एक्ट के अंदर आएगी। ये आपकी या तो 1956 या फिर आपकी 2013, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस ये प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। किसके डील करेगी, ये किसके साथ, जैसे शेयर मार्केट होगी, स्टॉक मार्केट होगी, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, इनके साथ। अब एक और चीज नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। जो हमारी सेबी के अंडर चीजें आएगी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंडर जो चीजें आएगी वो हो जाएगी आपकी वेंचर कैपिटल, मर्चेंट आपका बैंकिंग, एंड आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक कंपनीज होगी, स्टॉक सिक्योरिटीज से रिलेटेड। ये सारी की सारी जो कंपनीज है, ठीक है, ये किसके अंडर आएगी, आपकी सेबी के अंडर रजिस्टर होगी। 92 है ना सेबी, ठीक है, सेबी एक्ट 1992 है, इसके अंडर रजिस्टर होगी आपकी। क्लियर है। और इंश्योरेंस कंपनीज आपकी कहाँ रजिस्टर होगी, किसके अंडर आ जाएगी आपकी, IRDA, ये पढ़ेंगे अभी डिटेल में, 1999। एंड आपकी एसेट, ठीक है, ओके। और जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI के अंडर रजिस्टर्ड है ना, RBI के अंडर जो रजिस्टर्ड होंगे, ये भी बता देती हूँ आपकी। एक्ट, RBI एक्ट के अंडर जो रजिस्टर हो गए 1934, और सेक्शन हमारा क्या था, 45(1)(a), ठीक है, इसके अंडर जो हमारे रजिस्टर्स होंगे वो आ जाएंगे आपके AFC, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और आपका, हाँ बस ये 2-3 चीजें, ठीक है। ओके गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना समझ आ गया सभी को, ये ओवरव्यू था इसका, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको पूरा का पूरा ये डिटेल में, ओके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी के अंडर आएगा, ये बता दिया आपको, ठीक है, ये बैंक नहीं है, कंपनी के अंडर आएगा। क्या हो गया, types of non-banking financial institution, there are a few different type of non-banking financial institution which include insurance companies, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात आएगी तो वो कभी भी बैंक के अंदर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है सबको, प्लीज गलत मत करना। RBI के अंडर अभी करवा रही हूँ प्रियंका जी कि RBI के अंडर क्या चीजें आनी, ठीक है, अभी जस्ट करवा रही हूँ, सब कुछ यही मिलेगा आपको। इंश्योरेंस कंपनीज किसके अंडर आएगी, आपकी IRDA के अंडर, ठीक है, 1999, ठीक है। The company sell insurance policies to individual and business to policies can provide coverage for things like car accident, medical expenses और property damage। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, ठीक है। जब आप मोबाइल फोन भी परचेज करते हो तो आपको बोलते हैं ना इंश्योरेंस करवाने के लिए, कार परचेज करते हो आपको बोलते हैं ना इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो ये बैंक के अंडर नहीं आता है, ठीक है। ये बैंक नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनीज है, ओके। तो ये किसके अंडर, इनको किसकी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी होगी, किसके अंडर है करके, IRDA 1999, ठीक है, 1999 के अंडर। क्लियर है सबको इतना। अब अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंक, लाइक आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। These banks help companies raise money by issuing and selling security। म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज होगी, स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए। दे ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस और मर्जर एंड एक्विजिशन एंड दे ट्रेड स्टॉक एंड बॉन्ड्स, ठीक है, स्टॉक एंड बॉन्ड्स में जो ट्रेड करते हैं। मैंने क्या बोला, गुड्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स नहीं आएगा नॉन बैंकिंग आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर है। सिक्योरिटीज आएगी तो स्टॉक एंड बॉन्ड्स, ये कौन से हो गए आपके इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर है। तभी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा। पेंशन फंड हो गया आप लोगों के, ये किसके अंडर आ जाएगा आपका, PR, ये भी अभी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, PRDA इस तरह का ये फंड होता है, पेंशन फंड, ये भी बैंक नहीं है। जब सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट के लिए पेंशन बनाई जाती है, ठीक है, तो वो वाला फंड है ये। These fund provide retirement income for workers, ठीक है, retirement income from workers। The money is invested in stock, bonds and other assets। क्लियर है सबको। म्यूचुअल फंड, दीज फंड पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर एसेट, ये बता दिया। हेज फंड आपके कौन से फंड हो जाते हैं, जो रिस्क को कंट्रोल करते हैं,
हैज क्या हो जाएगा, रिस्क, रिस्क को कंट्रोल करना। दीज फंड आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप दैट यूज अ वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टू मेक मनी। वेराइटी का क्या मतलब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हैज का क्या मतलब है कि मेरे पास एक सिक्योरिटी है, ठीक है, ये लॉस में चल रही है, तो इस लॉस को मुझे कवर करने के लिए वो सिक्योरिटी मुझे परचेज करना पड़ेगा, वो शेयर परचेज करना पड़ेगा जो प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हैज। मतलब कि क्या हुआ, रिस्क को कंट्रोल कर लिया। जहां पे लॉस चल रहा था, लॉस वाले से मैंने क्या प्रॉफिट वाला परचेज कर ली सिक्योरिटी, तो मेरा ये वाला लॉस था ये कवर कर देगी मेरी सेकंड सिक्योरिटी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हैज। These fund are private investment partnership that use a variety of investment strategy to make money। ठीक है, variety of investment strategies। क्लियर है, हाँ जी, रिस्क को कम करना। तो वो रिस्क कम कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो मैंने लिया सपोज सिप, ठीक है, अब सिप 1 जो मैंने लिया उसमें लॉस चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सिप सेकंड में ले लूंगी, कोई और सिप ले लूंगी। अब जो मेरा ये वाला लॉस था, तो मेरा सेकंड सिप में क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसमें हाई रिटर्न मुझे मिल रहा है तो वो कवर हो जाएगा। तो ये मुझे कौन बताएंगे, वही बताएंगे म्यूचुअल फंड वाले कि हाँ आप इस सिप में इन्वेस्टमेंट करो, ये बहुत हाई चल रही है और आपका जो लॉस चल रहा है ना पहली सिक्योरिटी में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा। क्लियर है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होगी आपकी, दिस फर्म इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज एंड हेल्प देम ग्रो, दे मेक, ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म, दिस फर्म इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। वेंचर कैपिटल क्या होता है, उद्यम पूंजी, ये कंपनियां उच्च विकास क्षमता वाली शुरुआती चरण की कंपनियों में निवेश करती हैं। ये स्टार्टअप कंपनीज होती है आपकी, वेंचर कंपनीज, ठीक है, विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होती है ये। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज जो होती है ना हमारी, वो कौन सी होती है हमारी, वेंचर, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहेगी और ग्रोथ के लिए काम करना चाहेगी आपकी। ठीक है, और कैपिटल की बात करें तो जो स्टार्टअप, जो बड़े बड़े उद्यम्स है, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, अर्ली स्टेज कंपनी विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है, अर्ली स्टेज कंपनी या फिर जो स्टार्टअप कंपनीज होती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने पढ़ा बैंक, हमने पढ़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस, क्या फर्क है दोनों में, जल्दी से प्लीज एक बार देख लो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आ गया, कंपनी आ गया, सेम बात है। प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, मीन्स इन्हें जरूरत नहीं है। अब मान लो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसे बैंक का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाएगी, IRDA के पास। ठीक है, अब मान लो अगर सिक्योरिटी स्टॉक एंड बॉन्ड्स में जो डील कर रहे, ये कहाँ जाएंगे, सेबी के पास। जो पेंशन से रिलेटेड चीजें हैं, पेंशन फंड से रिलेटेड है, वो कहाँ जाएंगे, PRDA ऐसा करके कुछ है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म PRDA ऐसा करके है कुछ। ठीक है, अब देखो, और बैंक है, बैंक इज अ गवर्नमेंट अथॉराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, इसको तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंडर आना पड़ेगा। ठीक है, बैंक को। लेकिन जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये 1956 या 2013 कंपनी एक्ट। ओके, यस या नो, जल्दी से थम्स अप करो, मुझे किसी का मैसेज शो नहीं हो रहा है। डिमांड डिपॉजिट नॉट एक्सेप्टेड, ये बोला था मैंने कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बैंक को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि बैंक में तो आपको पता है डिपॉजिट प्लस लोन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% यहाँ पे अलाउड है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 100% अलाउड है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। लेकिन अगर हम बात करें बैंक की, अलाउड अप टू 74% फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, मीन्स ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई लाइन नहीं है यहाँ पर जो एग्जाम में ना पूछी गई हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, ठीक है, लेकिन आपकी बैंक में है। क्रेडिट क्रिएशन, NF डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, जब ये डिपॉजिट ही नहीं ले रही है, ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर बैंक क्रिएट क्रेडिट।
ट्रांजैक्शनल सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनएफ, यहाँ पे देखो डिपॉजिट ही नहीं हो रहा तो ट्रांजैक्शनल सर्विसेज कहाँ से होगी, प्रोवाइडेड बाय बैंक। यहाँ पे आपको पता है आपको एटीएम मिलते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड मिलते हैं आपको यहाँ पर, ओके। और आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको शायद स्टार्टिंग में कि आपके क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, लेकिन आपके बैंक में क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज IRDA एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 1999 पूछा जाता है एग्जाम में। IRDA एक्ट 1999 इज इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दैट गवर्न द इंश्योरेंस सेक्टर। कौन सा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, IR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म नहीं दी है क्या, ठीक है, दिए आगे दी होगी फुल फॉर्म, ठीक है, तो अभी परेशान मत होना। इंश्योरेंस सेक्टर में ये की पॉइंट है, वैसे एक क्वेश्चन में आंसर छिपा है। इन इंडिया दिस एक्ट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज है, आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ रही थी और फ्रॉड भी उसी तरह से हो रहे थे कि मतलब जो किसी को पॉलिसी बताई जाती थी ना इंश्योरेंस की, तो उसको पूरी रूल्स रेगुलेशन नहीं बताए जाते थे, ठीक है, लोगों का पैसा खा लिया जाता था, ठीक है। तो उसके लिए आया था हमारा IRDA एक्ट कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है, उनका पैसा जो है जो सेव रहे, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस करवाता ही बंदा इसलिए कि यार मेरा पैसा सेव रहे, ठीक है। एंड इंटरमीडिएटरीज इन इंडिया, क्योंकि जब लेने की बात आती थी तो कुछ कंपनीज ऐसी थी ले लेती थी, लेकिन जब देने की बात आती थी तो बोलती थी कि जी कुछ भी, मतलब वो स्टार्टिंग में उनको पूरी बात बताते ही नहीं थे, फ्रॉड करते थे। इंटरमीडिएटरीज इन इंडिया, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट। कौन सा, पॉलिसी जो करवा रहा है उसका इंटरेस्ट बना रहा है, उसका विश्वास बना रहा है, ठीक है। एंड इंश्योर दैट दे गेट क्वालिटी सर्विस फॉर द इंश्योरर। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002 एंड 2008। अब NFC is based on business activity, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। NFC peer to peer lending platform, अकाउंट एग्रीगेटर, मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये पूछे गए एग्जाम में कि कौन से टाइप है कौन से नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज आपकी ये भी टाइप है आपका। और सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये किस में आ जाएगी आपकी, NF, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम कुछ टाइप्स की बात करें, ये पूछा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, ठीक है, इक्विपमेंट लीजिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ सच एक्टिविटी, इक्विपमेंट के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए, ठीक है। हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, जैसे कि आपकी लीज पे जब हम कोई चीज लेते हैं, ठीक है, लीज पता है ना कि कुछ टाइम के लिए हम कोई चीज ले लेते हैं, या फिर हम उसको जब मान लो ऑपरेटिंग लीज होती है और आपकी फाइनेंशियल लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज वो होती है जब हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल लीज वो होती है कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और बाद में हम उसे परचेज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हायर परचेज ट्रांजेक्शन और परचेजिंग और सच ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होगी आप लोगों की, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग इन सच सिक्योरिटी टू अर्न अ प्रॉफिट। लॉन कंपनीज होगी जो लोन प्रोवाइड करवाती है, मेकिंग लोन और एडवांसेस फॉर एनी एक्टिविटीज अदर देन इट्स HP हाउसिंग फाइनेंस। ये सारा का सारा पूछा गया है जी एग्जाम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पूछा गया, इक्विपमेंट पूछा गया है, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, ABCD करके पूछा गया होगा, ठीक है। और वहां पे एक ऐसा होगा जो नॉन बैंकिंग का टाइप नहीं होगा, ओके, क्लियर है, तो ये याद कर लेना। रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनीज होगी आपकी, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज होगी आपकी, निधि कंपनीज होगी आप लोगों की, ओके। एंड आपकी मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि चिट फंड कंपनी होगी आपकी, ठीक है, ये भी आपकी नॉन बैंकिंग है, निधि, चिट फंड। कौन सी कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशंस है, ओके। बाकी इसका आगे पढ़ लेना एक बार, बस इतना सा था हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक और भी था आपका इम्पोर्टेंट है, AFC, एसेट फाइनेंस कंपनी भी आपकी कौन सी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो फिजिकल एसेट्स की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कंपनी बता दिया, लोन कंपनी बता दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। और आपका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट बता दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हायर परचेज बता दिए, चलो यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको फिर तो मैं। चिट फंड हो गया आपका, मैनेजिंग, कंडक्टिंग, सुपरवाइजिंग एज अ प्रमोटर, रेसिड्यूल रिसीव डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम अरेंजमेंट में कॉल्ड lump sum on installment, ठीक है। एनी कंपनी विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ निधि कंपनी अंडर सेक्शन इक्विपमेंट हायर परचेज, ठीक है। एसेट फाइनेंस कंपनी, एक और लिख लो प्लीज, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, एसेट फाइनेंस कंपनी। अब एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है, सम टाइम ना सिर्फ आपको इस तरह से दिया जाता है, AFC
LCICHPEL, इतना ही दिया होगा ABCD करके, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। AFC, ठीक है, जो फिजिकल एसेट्स में डील करता है, तो एसेट फाइनेंस कंपनी, बस यही है आपकी। यहाँ पे तो नहीं दिया है कहीं एसेट। मॉर्टगेज भी हो जाएगा, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर्स, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। एसेट फाइनेंस कंपनी, एक तो ये वाली सारी याद कर लेना, ये टाइप्स है आपके, और एसेट फाइनेंस कंपनी, बाकी सब कुछ दिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है। क्या है? फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है। अब क्या क्या है आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ये आपका कंप्लीट होता है। फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया या फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर इज इंडिया, ठीक है। कंट्री के जितने भी बिजनेस है उनके सारा फाइनेंशियल सिस्टम को जो रेगुलेट करेगी वो कौन कौन सी बॉडीज है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारी कंट्री में जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन कौन रेगुलेट करेगा। अभी IRDA भी आ जाएगा आपका, कौन कौन रेगुलेट करेगा। अब ये वाला कौन सा बता रही हूँ मैं आपको, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, एक बार देख लो आप सिलेबस में, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है बिजनेस से रिगार्डिंग, ठीक है, कंपनी से रिगार्डिंग, बैंक से रिगार्डिंग, उनको कौन कौन रेगुलेट करेगा। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, देखो जो हमारा RBI वो किसको रेगुलेट करता है, जल्दी से मुझे बताओ। RBI एक्ट 1934 किसको रेगुलेट करता है? ऑब्वियसली बैंक्स को, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, यस या नो। RRB, ठीक है, करता है रेगुलेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट, इन सारे, ठीक है, बैंकों को रेगुलेट करता है हमारा RBI एक्ट। अगर मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनीज की बात करूं तो इसको कौन रेगुलेट करता है? आपका कंपनी एक्ट मेनली, ठीक है। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं, IRDA इसको रेगुलेट करता है। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं, स्टॉक एंड बॉन्ड्स की बात करूं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की बात करूं, कौन रेगुलेट करता है? आपका सेबी, यस या नो। अगर मैं पेंशन से रिलेटेड बात करूं तो PRDA, ऐसा करके कुछ है। क्लियर है सबको? नहीं आएगा, फिजिकल एसेट्स हो जाएंगे वहां पे, एसेट्स, फिजिकल एसेट्स मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से हम कवर कर लेते हैं आपका रेगुलेटर्स, ठीक है। Therefore, supervision, control, and policy making are some important aspect of efficient and stable institutions. Similarly, we have financial regulators that control the Indian financial system. Financial regulators are none but government bodies which regulate the financial services industry, including market, exchange, and firms. ठीक है। Need and aim of financial regulators: market confidence, to maintain confidence in the financial system; financial stability, for contributing to the protection and improvement of stability of the financial system. अगर financial stability की बात करूं, price stability की बात करूं, money flow की बात करूं, तो कौन करेगा? RBI करेगा। Consumer, अगर market की बात करूं, कौन करेगा? SEBI करेगा obviously, ठीक है। Consumer protection, to secure a suitable amount for protection for consumer. Reduction in finance related crimes, reducing the extent to which it is possible for a regulated business to be used for purpose connected with the financial crime. अब मान लो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या है? आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ठीक है। अब सुनना प्लीज बात को ध्यान से, कौन कौन से हमारे? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी आपका IRDA, ठीक है, ये वाला है आपका जो 1999 वाले की मैं बात कर रही थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, फ्रॉड कर रही थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही थी, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आया था? आपका IRDA आया था कि चलो बताते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसी होल्डर्स के साथ ऐसा करती है, ठीक है, मीन्स इन्हें फुल पेमेंट नहीं देती है, या फिर जब इनसे पॉलिसी करवाती है तो इन्हें पूरी डिटेल नहीं बताती और लास्ट में जाके बोलती है कि हमारी पॉलिसी में तो ये चीजें भी थी, ठीक है। फिर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया एंड आपका PERDA, ये मेनली पेंशन फंड के लिए पूछा गया एग्जाम में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए, किसके ऊपर रेगुलेशन है इसकी? पेंशन फंड को ये रेगुलेट करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है सभी की, ठीक है, PERDA,
PERDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लेना सभी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी इन इंडिया, RBI, IRDA, FMC, PERDA एंड SEBI विद फुल फॉर्म। सबसे पहले हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैंने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका प्राइमरी फंक्शन क्या था, आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। CRR रेशो कितनी होगी आपकी, और आपकी SLR कितना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका, मनी सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन के टाइम, डिफ्लेशन के टाइम, ये सारा का सारा काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, बैंकों को सुपरविजन करना, ठीक है, ये सारा का सारा काम किसका है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यस या नो? द रिजर्व बैंक हैज बीन statutory powers of supervision of banks and the promotion of efficient banking in India. The RBI has been given wide powers of policy making, supervision, control over commercial, cooperative and regional banks. ठीक है, no bank can be established in India without obtaining a license from RBI. किसी को भी अगर बैंक ओपन करना है तो उसको RBI से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बैंक ओपन नहीं कर सकता। ओके, The nationalized bank and regional rural bank are directly controlled and supervised by the Reserve Bank of India. ठीक है, It ensure price stability, financial stability, monetary stability in the country. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। It ensure the regulate of credit and currency in the economy. देखो, अगर नोट मेकिंग है, कौन करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्रेडिट, आपका प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी कौन कंट्रोल करता है, आपका RBI करता है। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। क्रेडिट एंड करेंसी इन द इकोनॉमी, इट इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन द कंट्री। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने आपको पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है, एक नहीं 2 लेक्चर दिए। एक मॉनेटरी पॉलिसी पर मैंने आपको लेक्चर दिया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स थे हमारे, ठीक है। और एक मैंने आपको लेक्चर दिया था फंक्शंस ऑफ RBI, जहां पर कि मैंने आपको सुपरविजन वाला बताया था, प्राइमरी वाला बताया था, ठीक है। डिस्क्लोज, पब्लिसिटी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। डायरेक्ट एक्शन याद है किसी को कि नहीं? अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सिक्योरिटीज में, ठीक है, स्टॉक में, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर स्टॉक, बॉन्ड्स में, ठीक है। और मेनली इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं ना सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, आपके शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करना कि यार उनके साथ कोई लॉस ना हो जाए। कौन देखेगा उनके लॉस को? RBI देखेगा? नो, SEBI देखेगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं देखेगा, इनको देखेगा कि यार कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे कहीं, ठीक है। तो कौन देखेगा? SEBI देखेगा। इट इज एन एक्स बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। अब जो हमारी कैपिटल मार्केट है और जो हमारी मनी मार्केट है, जल्दी से मुझे बताओ, हु गवर्न द कैपिटल मार्केट एंड हु गवर्न द आपका मनी मार्केट? हु गवर्न द आपका कैपिटल मार्केट एंड हु गवर्न द आपका मनी मार्केट? क्विक फास्ट, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं सारी चीजें। एक तरह से देखो कि रिवीजन चल रही है। इट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1988 एंड वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन अप्रैल 1992। स्टैट्यूटरी पावर इसको कब दी गई थी? 1992 में। और एक्जिस्टेंस में कब आई थी? 1988 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने पड़ेंगे, पूछा जाता है। डिजाइनिंग गाइडलाइंस एंड कोड एंड कंडक्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड कॉर्पोरेट, रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज, की पॉइंट है, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर स्टॉक, ठीक है। एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर स्टॉक, ठीक है। कंडक्टेड इंक्वायर्स एंड ऑडिट ऑफ एक्सचेंज, अब इसका काम ऑडिट करना भी है, ठीक है। रेगुलेट करना भी है, ऑडिट करना भी है, चेक करना भी है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे फंक्शन को चेक भी करेगी, ऑडिट भी करेगी, और बैड प्रैक्टिसेस पे पेनल्टीज भी लगाएगी। मनी मार्केट SBI एंड कैपिटल मार्केट SEBI। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड, मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडिएटरी हु आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी? ब्रोकर्स के, सब ब्रोकर्स के, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड के, ठीक है। लेविंग ऑफ फीस, ठीक है, फीस भी लगाएगी उन पर। मीन्स कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, बैड प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है, तो उस पर पेनल्टी भी लगाएगी आपकी SEBI। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर, रजिस्टर एंड रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, CRA। पूछा जाता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? जब हम रेटिंग देते हैं ना इस तरह से,
3 रेटिंग दे रहे हैं, 4 रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि हाँ, ये मार्केट बेस्ट है, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जहाँ की रेटिंग कम होगी, इट मीन्स कि वहाँ की मार्केट बेस्ट नहीं है, वहाँ पर हम रेटिंग नहीं कर सकते। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइज, जैसे हमारा आरबीआई होता था ना, जब हम बैंक में घोटाला करते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? एनपीए में, और आरबीआई क्या कर देता है? सिबिल स्कोर डाउन कर देता है, सिबिल स्कोर बिल्कुल डाउन। और अगर हम सेबी के अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां की अगर रेटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये किसका काम है? सेबी का काम है। सेबी कर देता है रेटिंग डाउन, उस मार्केट में कोई भी फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिस मार्केट की रेटिंग डाउन हो जाएगी। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग आई थी ना, इस वजह से तो सेबी को कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो इनसाइडर ट्रेडिंग थी ना, ये बड़ा ज्यादा फ्रॉड कर रहे थे, ठीक है, लोगों का पैसा, लोगों ने बेचारों ने इन्वेस्टमेंट किया था सिक्योरिटीज में, ठीक है, तो ये बड़े गलत काम कर रहे थे, इसलिए प्रोहिबिट कर दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग को। फ्रॉड कर रहे हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना? प्रोहिबिट कर देना, पेनल्टीज लगाना, किसका काम है? सेबी का। इनसाइडर ट्रेडिंग प्लीज याद रखना, ठीक है, अंदरूनी व्यापार वो क्या कर दिया? बंद कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन लगा दिया। धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार प्रथाओं पर रोक लगाए। कौन लगाएगी रोक? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1988। पेंशन फंड, ये है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द PEFRDA, ये है वो पेंशन फंड, ठीक है, 2003। क्या एक्ट है इसका? PFRDA एक्ट 2003, ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन अगस्त 2003 एंड इट हेडक्वार्टर आर इन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इट फंक्शन अंडर द एजीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मीन जो सीनियर सिटीजन है ना, उनको पेंशन प्रोवाइड करना। आपने अटल पेंशन योजना का नाम सुना है किसी ने? अटल पेंशन योजना वो भी इसके अंडर ही आती है। अटल पेंशन योजना क्या है कि आप 18 से 40 के बीच में, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, मीन्स पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और फिर 60 साल के बाद आपको 4000 या 5000 पेंशन लगती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है। मैं काम करती थी जब आरबीआई के अंडर एक एनजीओ था, ठीक है, उसमें जब मैंने वर्क किया था तो वहां पर ये सारी चीजें, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, ठीक है, जीवन सुरक्षा बीमा, और आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट जितने भी थे ये, ठीक है, आरबीआई की जितनी भी स्कीम्स थी, तो वो लोगों को बताना होता था। तो ये 18 से 40 के बीच में इसके अंडर मिलती है आपको पेंशन, ठीक है। अगर आप भी इसमें करवाना चाहते हो तो आप अपने बैंक में जा सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे अटल पेंशन योजना में भाग लेना है, ठीक है। तो पर मंथ उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है, जितना भी आप करवाना चाहते हो, 5000 रुपीज आपको पेंशन लगेगी 60 साल के बाद। अब आती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस इंटरमीडिएटरीज एजेंसी सच एज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन एंड मैनेजर्स, एनपीएस ट्रस्टी, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ स्कीम ऑफ पेंशन फंड, PFRDA प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, एस्टेब्लिशिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड, ठीक है। पेंशन ये देखने को मिलेगा। सेटल डिस्प्यूट अमंग इंटरमीडिएटरी एंड ऑल्सो आपका अप्रूव स्कीम, टर्म्स, कंडीशन, लिंक डाउन, फॉर्म मैनेजमेंट, ठीक है। पेंशन फंड, तो ये की पॉइंट है पेंशन, जैसे कि हमने नाबार्ड में पढ़ा था ना, की पॉइंट रूरल एरिया और आपका एग्रीकल्चर एरिया नाबार्ड में था, उसी तरह से पीव और पेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वही है आपका IRDA, ठीक है, IRDA, okay. Insurance Regulatory and Development Authority, it is an apex statutory body that regulate and develop the insurance industry in the India, ठीक है। जैसे कि आपकी LIC है, GIC है आपकी, ये कौन सी आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर, ये क्या आरबीआई के अंडर आती है? नो, ये आती है IRDA के अंडर, 1999 एक्ट। It was constituted as per provision of Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. It is headquarter हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना। आपका हुआ हुआ पेंशन योजना में, वेरी गुड प्रियंका जी। मैंने नहीं करवाया, मैंने जीवन ज्योति करवाया और जीवन सुरक्षा करवाया। नहीं, जीवन सुरक्षा ही है 20 रुपीज वाला सालाना। मैंने 2-3 महीने जॉब की है उसमें, बस बताना ही होता था उसमें लोगों को, और सैलरी भी अच्छी खासी दे देते थे आरबीआई वाले। काम बहुत कम, महीने में सिर्फ मैं 5 डे वर्क करती थी, ओनली 5 डेज। लोगों को बताना होता था कि हाँ ये योजना है। रजिस्ट्रेशन, इशूइंग, रिन्यूइंग एंड आपका कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है, इसको रहने दो।
फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जस्ट एज सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, एफएमसी वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, इट वाज द चीफ रेगुलेटर ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट इन इंडिया। अब ये मुझे ना आपको डेरिवेटिव्स करवाने हैं, लाइक आपको फॉरवर्ड, फ्यूचर मार्केट, ठीक है, कॉल ऑप्शन एंड आपका पुट ऑप्शन, ये करवाने हैं मुझे। ओके, तो ये जब करवाऊंगी तब बता दूंगी। इसका एक बार लिख लो, द मेन एम ऑफ दिस बॉडी वाज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952। कौन सा एक्ट है आपका? 1952, ये इंपॉर्टेंट है। द एफएम वाज मर्ज्ड विद सेबी इन 2015, 2015 में ये मर्ज हो गया। एफएमसी वाज मर्ज्ड इन सेबी इन 2015, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये करवाने मुझे आपको, ये डेरिवेटिव्स है। ओके, क्या हो गया प्रियंका जी? आईआरडीए इंश्योरेंस से रिलेटेड है, क्या हुआ? एक्ट क्या था आईआरडीए का? 1999 एक्ट। और पेंशन एक्ट है आपका 2003, सेबी 1992, आरबीआई एक्ट है आपका 1934। ये फॉरवर्ड, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया करवा रही हूँ आपको, ठीक है। जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, कौन सी ऐसी बॉडीज है जो रेगुलेट करता है, मींस फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे इंडिया में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है बैंक्स को, आईआरडी रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, और आपका सेबी रेगुलेट करता है आपका सिक्योरिटी मार्केट्स को, स्टॉक, बॉन्ड्स, ठीक है, इनमें काम करता है आपका कैपिटल मार्केट। और आपका पेंशन वाला रेगुलेट करता है आपको पेंशन फंड को, ठीक है। और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता था कमोडिटी मार्केट को, बट अब ये क्या हुआ, मर्ज हुआ सेबी में 2015 में, ठीक है। लेकिन इसका एक्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952। और क्या किया हमने? ये किए थे, आईआरडीए इंश्योरेंस, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मुझे भी एक बार, पेंशन फंड PFRDA, ठीक है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रिवीजन इसमें क्या रिवीजन करवानी है, अब खुद कर लेना रिवीजन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। सुनो प्लीज ध्यान से, टाइम बचा तो करवा दूंगी, वैसे टाइम है नहीं, मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाना है आपका, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सुनना प्लीज ध्यान से, सभी के बैंक में अकाउंट है? यस या नो? हाँ जी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हुआ? और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन क्या हो जाएगा? जिनके बैंक्स में अकाउंट नहीं है, जैसे कि रूरल एरियाज, ठीक है, वहां पे बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बैंक भी कुछ है या नहीं, ठीक है। हाउसवाइफ, गांव की जो हाउसवाइफ होती है उनके भी नहीं होते बैंकों में अकाउंट, और जो ये माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनके भी बैंक्स में अकाउंट नहीं होते, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, क्योंकि वो बैंक की जो भी फैसिलिटीज है उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अगर आप बैंकिंग सेवाओं को ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। अब देखो, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है, जल्दी से मुझे बताओ। अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका जी है, ठीक है, एंड कौन है? ऋचा पनवर जी है। अब जिसका नाम मेरे सामने आ रहा है उसी का नेम लिख रही हूँ, तो प्लीज ये मत सोचना कि पर्टिकुलर इनका ही नेम लिया, इनके कमेंट थे सामने, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये फॉरवर्ड वाला ये करवाना मुझे, डेरिवेटिव्स करवाने प्रियंका जी, फॉरवर्ड, फ्यूचर, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, ये करवाने मुझे। फॉरवर्ड वाला मर्ज हो गया सेबी में 2015 में, बस फॉरवर्ड का इतना ही याद रखना, 1952 एक्ट। अभी सुन लो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका जी है, प्रियंका जी ने शादी के लिए पैसे इकट्ठे करे, ठीक है, और घर में इकट्ठे करे इन्होंने, सपोज 1 लाख, ठीक है। रीचा जी ने भी मैरिज के लिए सपोज पैसे इकट्ठा करा, इन्होंने बैंक में इकट्ठा करा, सपोज आपका इन्होंने भी 1 लाख इकट्ठा करा। अब क्या हुआ, दोनों के घर में बाई चांस क्या लगी? आग लगी, जस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आग लगी। क्या हुआ कि प्रियंका जी ने जो घर में पैसे इकट्ठा करा था ना, उस आग में वो 1 लाख रुपीज जल गया। लेकिन जो रीचा जी ने करा था, क्या उनका पैसा जलेगा? रिप्लाई करो, क्या उनका पैसा जलेगा? रीचा बनवर जी, क्यों पहले आपने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की है क्या? अगर आपने पहले अटेंड की, ये सारी चीजें पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी चीजें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पढ़ा चुकी हूँ। 1-1 घंटे पढ़ाया मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का भी ओवरव्यू दिया था मैंने आपको। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो समझ आएगा, अदरवाइज तो फिर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा स्पीड है। नो, ठीक है।
अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो जाएगा कि भाई बैंकिंग की जितनी फैसिलिटीज हैं उनका यूज करना, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे, तो इसलिए था हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ आ गया सभी को? फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ गई, इट मीन्स की बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना, सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इट मीन्स की बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं लेना। जो रीचा जी है ये आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाया था, बैंक में, सेफ भी रहा, ठीक है, इंटरेस्ट भी मिला इनको। लेकिन जो हमारे प्रियंका जी हैं, इनका इनका हम कहाँ डालेंगे इनको, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में, क्योंकि इन्होंने अपने घर में ही पैसा रखा था। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, ज्यादातर रूरल एरिया के लोग आ जाएंगे, बेचारे गाँव के लोगों ने पता नहीं होता, हाउस वाइफ आ जाएगी और माइग्रेंट्स आ जाएंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह में घूमते रहते, फिर वो सोचते कहाँ ही बैंक अकाउंट खोलने, हमने क्या ही कर लेना। समझ गए सभी को? सभी को समझ, देखो यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 घंटा पूरा लेक्चर, 2 घंटे लेक्चर दिए मैंने, 2 क्लासें लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और ये रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया है, ये सेबी फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, तो इसमें क्या ही समझना था, बताओ मुझे, समझ आ गया टीचर जी? क्या ही समझना था इसमें, ये रेगुलेटर्स है जो फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बैंक को रेगुलेट करेगा आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेगा आईआरडीए, पेंशन फंड को रेगुलेट करेगा पीएफ वाला, ठीक है, और आपका कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटीज से जो डील करता है उसको रेगुलेट करेगा आपका सेबी। इनके एक्ट याद करने, ईयर याद करने हैं बस, सिंपल है बिल्कुल। ओके, अब पढ़ते हैं हम आपकी स्लाइड से। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द वास्ट डिसएडवांटेजेस एंड लो इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इन अदर वर्ड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी विद अ टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट फैसिलिटी। वित्तीय समावेशन को समाज के बेहद वंचित और कम आय वाले वर्गों के किफायती लागत पर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखो, जिनके पास, बेचारों के पास कम पैसा है, कम आय है, तो उनको ज्यादातर क्या करना चाहिए, बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहिए, ताकि उनको इंटरेस्ट मिले, ठीक है, और वो बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सके। दूसरे शब्दों में, यह समय और पर्याप्त ऋण सुविधा के साथ समाज के सभी हिस्सों तक वित्तीय सेवाओं के एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौम पहुंच की एक प्रक्रिया है। अब इसमें आ जाता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्या आ जाता है हमारा, जीवन ज्योति बीमा योजना, वो भी इसी का ही पार्ट है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना आ जाता है, जीवन सुरक्षा बीमा। देखो, जीवन ज्योति क्या है कि जब अगर मान लो आप जीवन ज्योति योजना अगर आपने ली है और आपकी डेथ हो जाती है 60 ईयर से पहले, ठीक है, तो आपने जिसको नॉमिनी रखा होगा उसको मिलेंगे 2 लाख रुपीज, और मिले भी है क्योंकि मैंने इसमें काम किया है जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है, 18 to 60, ठीक है, और इसमें शायद 456 इस तरह से कुछ रुपीज जमा होते हैं, सिर्फ साल में एक बार कटता है। तो एक थे जिन्होंने जीवन ज्योति बीमा में करवाया था अपना, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 60 ईयर से पहले, और उन्होंने जीवन ज्योति बीमा करवाया था उसकी वाइफ ने, तो उसको मिले वो 2 लाख रुपीज सरकार की ओर से, ठीक है। एक होता है जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उसमें क्या होता है, साल में सिर्फ एक बार आपके अकाउंट से 20 रुपीज कटते हैं, ठीक है, ये होता है आपका 18 से 70 के बीच में, 18 से 70 तक कटेंगे। अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो 2 लाख रुपीज मिलते हैं सरकार की ओर से, सिर्फ 20 रुपीज सालाना। अगर आपने किसी ने करवाना होगा तो करवा सकते हो, सिर्फ बैंक में जाना और उनको बोलना मुझे जीवन ज्योति बीमा योजना करवाना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना करवाना। एक होता है आपका अटल पेंशन योजना, यहाँ पर मिलती है आपको पेंशन, ये प्रियंका जी बोल रहे हैं, इन्होंने करवाया हुआ है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया है, जहां पर कि आपको SC ST वालों को क्या मिलता है, लोन मिलता है 10 लाख तक, ठीक है। और ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है कि आपको बैंकिंग की सेवाएं प्रदान की जाए, मीन्स की किन लोगों को, जो बेचारे बहुत गरीब है या फिर मीन्स ऐसे लोगों को, ठीक है, बैंकिंग सेवाएं देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, इंक्लूजन मीन्स की जो इंक्लूड है बैंकिंग सेवाओं से, और एक्सक्लूजन कर देना जो इंक्लूड नहीं है बैंकिंग सेवाओं से। अब जिनको पता ही नहीं है जीवन ज्योति क्या होता है, जिनको पता है 54 रुपीज पर मंथ है, किसमें है 54 रुपीज पर मंथ, जीवन ज्योति में है कि आपका जीवन जीवन सुरक्षा बीमा का तो कंफर्म है 20 रुपीज है, ठीक है, और 451 या 456 जीवन ज्योति में है, इतना भी मुझे पता है। और अटल पेंशन योजना में तो अकॉर्डिंग टू एज जाता है, इसमें अकॉर्डिंग टू आपका और पर मंथ जाता है अटल पेंशन योजना में, तो ठीक है। बाकी में आपका पर ईयर जाता है, लेकिन अटल पेंशन योजना में पर मंथ, क्वार्टरली इस तरह से जाता है, या तो 4 महीने बाद जाएगा या फिर मंथली जाएगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू एज है प्रियंका जी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ता जाएगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि अकॉर्डिंग टू एज है आपका।
ये आप देख लेना, चाहे गूगल पे एज चार्ट देख लेना, वहां पे आपको लग जाएगा पता। 40 साल तक आपका 1000 या 1300 1400 इतना जाएगा। हाँ जी, पेंशन मेटल पेंशन योजना में अकॉर्डिंग टू एज है। जैसे-जैसे एज बढ़ती रहेगी वैसे-वैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? और आपका आपने 1000 के लिए अप्लाई किया, 2000 के लिए, 3000 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, लास्ट 5000 है इसमें पेंशन। तो मेरा मेरा तो यही कहना है कि 5000 के लिए ही अप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4000 की तो इतनी वैल्यू नहीं होगी आने वाले टाइम में। तो फिर प्रियंका जी आपने 1 या 2000 के लिए किया होगा ना अप्लाई, उसमें कम होगा फिर। अब देखो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इट इज एसेंशियल दैट बैंकिंग एंड पेमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और बैंकिंग सर्विसेज सबको प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है? ये था हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक अकाउंट, लो कॉस्ट क्रेडिट फॉर पर्सनल प्रोडक्टिव एंड अदर। अब देखो, लो कॉस्ट क्रेडिट, अब देखो आपको लो कॉस्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप जीवन सुरक्षा बीमा योजना लेते हो, सिर्फ आपने साल में एक बार 20 रुपए देना, साल में एक बार, 12 मंथ में सिर्फ एक बार। और अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो आपको 2 लाख रुपीज मिलेंगे। जीवन ज्योति बीमा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपीज मिलेंगे। अब बताए, मरना तो है ही सबने, आज नहीं तो कल। अगर किसी की 60 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उसको मिल जाएंगे। अच्छा, अपने आप हो गया था आपका, ठीक है। हाँ, करवाया होगा ना बैंकों ने, क्योंकि बैंकों को फायदा मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको बोला है कि करवाना है ये काम, ठीक है? क्योंकि मैंने जॉब की है ना, तो वो सबको बोलते हैं बैंक्स को कि करवाना है। जो भी अकाउंट खोलेगा ना बैंकों में, अब तो उनका वैसे ही हो जाता है। जीवन सुरक्षा बीमा तो अब करवाते ही करवाते, बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दी है। और अगर बैंक नहीं करवाते या फिर उनका काम होता है ना, फिर पूछता है आरबीआई उनको कि हाँ, आप क्यों नहीं करवा रहे हो जीवन सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा क्यों नहीं करवा रहे हो? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है बैंक्स की क्लास अच्छे ढंग से। इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है? तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये इंश्योरेंस फैसिलिटीज ही तो है। मतलब जीवन की ज्योति, ठीक है? जीवन हमारी ज्योति है, उसकी इंश्योरेंस करवा दी। जीवन सुरक्षा, उसकी इंश्योरेंस करवा दी। ओके, बताओ, क्लियर है? नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को क्या करना था? रिड्यूस करना था। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, यहाँ पे लोन भी दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? स्टैंड अप, आपने सुना होगा, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है? यहाँ पे SC ST को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और एक आपने सुना होगा आपका शिशु, ठीक है? इसको दिया जाता है 50,000 तक लोन। तरुण, ठीक है, इनको भी दिया जाता है लोन। और किशोर, तरुण को शायद 10 लाख तक है और 5 लाख तक है किशोर को। ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है? अभी बताती हूँ। फॉर सर्विस डिलीवरी इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन, ठीक है? ये भी पढ़ लेना खुद से, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन पता लग गया तो ये चीजें तो ऑब्वियसली आएगी। करप्शन से आजाद हो, सर्विस प्रोवाइड करवाओ, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। गवर्नमेंट, यस, मुद्रा योजना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुद्रा योजना के अंडर आएगा आपका, ठीक है? मुद्रा, इट वॉज लॉन्च इन 2015, एग्जाम में पूछा गया था। मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई आपकी? 2015 में। intending to provide loan up to 10 lakh to non-farm, non-corporate, small and micro enterprises. The 3 types of loans under मुद्रा योजना, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये बात मैं बता रही थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर। अब देखो, शिशु को लोन अप टू मिलेगा 50,000 फॉर स्टार्टअप फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ठीक है? अगर कोई शिशु है और वो काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको 50,000 का लोन दे देगी सरकार। अगर कोई किशोर है, वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको 5,000 to 5 लाख तक लोन मिलेगा। आप कर सकते हो अप्लाई, अगर किसी ने भी बिजनेस करना होगा, ठीक है? तो देख लेना एक बार। तरुण जो है, ठीक है, लोन्स फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख तक फॉर बिजनेसमैन, लोन अमाउंट टू बी यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है? तरुण को मिल जाएगा आपका 5 लाख to 10 लाख तक। इनकी ईयर देख लो जरा एक बार, कोई जल्दी से गूगल पे सर्च करके। शिशु में कौन आएगा, किशोर में कौन है? किशोर तो वही होते हैं ना आपके 18 साल तक के जो होते टीनेजर, उनको बोलते किशोर। तरुण उससे ऊपर है, शिशु फिर छोटे है। हाँ, जीवन बीमा आपका देखो, जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा बीमा आपका, जो जीवन बीमा आपका वो 18 से 60 अगर आपकी एज है तो आप करवा सकते हो। जीवन सुरक्षा 20 रुपए कटेंगे साल का। और जीवन ज्योति भी आपका 18 से है आपका 70 साल के बीच में, ठीक है? 18 से 70, 60 और 70, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि अभी मेरे पास वो चार्ट नहीं है। पिछली साल जॉब कर रही थी तो थोड़ा ईयर में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है? 18 से 70 इतना ही है, मीन्स 18 से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें भी आपको मिलता है 2 लाख,
ठीक है। अगर किसी की डेथ हो जाती है जीवन ज्योति में, जीवन सुरक्षा में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी 2 लाख मिलता है, ठीक है, उस व्यक्ति को। और जिसकी तो डेथ होती है उसको तो कहाँ मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। अगर 60 साल से पहले उसकी डेथ होती है, 60 है ये ना, 18 से 60 है और ये 18 से 70 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, जीवन ज्योति बीमा 18 से 70 है और जीवन सुरक्षा 18 से 60 है, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट है छोटी बच्चियों के लिए, 10 साल से पहले पहले उनका अकाउंट खुलवा लो, बहुत बेनिफिट है उसमें। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, प्रियंका जी आपकी शायद बेटियां है, ठीक है, तो आप खुलवा लो उनका अकाउंट, वहां पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट दिया जाता है, 18 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते उस बच्ची का, ठीक है। 18 साल की जब वो हो जाएगी तो आप 50% निकाल सकते हो, लेकिन जब वो 21 साल की होगी तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट। आप बैंक में जाओ और बैंक वालों को बोलो मुझे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना है अपनी बेटी का, ठीक है। इसमें भी बहुत बेनिफिट है। 250 रुपए आपकी स्टार्टिंग है, वैसे तो 500 से स्टार्ट करना, 250 रुपए तो क्या ही करोगे आप, ठीक है। जिसमें लिमिट आपकी 1.5, ठीक है, इतना डिपॉजिट कर सकते हो आप। जिनकी बेटियां वो करवा लेना सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है इसमें, और 18 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, सबसे अच्छी बात ये है। कर दिया मैम जी, लास्ट ईयर मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर 1.5 लाख तक कर सकते हो मैक्सिमम डिपॉजिट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, ये किसके लिए, एससी के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 10 लाख टू 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब हो गया आपके, एससी हो गया, एंड 1 वुमेन फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज। मतलब ग्रीन फील्ड का क्या मतलब होता है, पढ़ाया था ना आपको, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ब्राउन फील्ड जब आप एक्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। क्लियर है सबको, ये करवाया था आप लोगों को। तो इसमें कितना लोन मिलेगा, स्टैंड अप इंडिया अंडर दिस स्कीम एवरी बैंक ब्रांच हैज टू प्रोवाइड लोन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट शेड्यूल ट्राइब, 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 वुमेन फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस, मींस नया बिजनेस, न्यू होना चाहिए बिल्कुल। द ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस में भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, जिसका सिबिल स्कोर खराब होगा क्या उसको लोन देगी, चाहे वो एससी है चाहे वो जो मर्जी है, जिसका सिबिल स्कोर खराब होगा क्या उनको लोन मिलेगा, ये चेक कर लेना प्रियंका जी एक बार ना। जल्दी से मुझे बताओ, टाइम बहुत हो चुका है, 6:08 हो गए। पेपर 1 की भी क्लास है, जिनका नहीं मिलेगा यस, हाँ, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सिबिल स्कोर एनपीए में। राष्ट्रीय महिला कोष, इसमें इट इज ऑटोनॉमस माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइज दैट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प पुअर वुमेन इन देयर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट एट अ कंसेशनल रेट, ठीक है। एक राष्ट्रीय महिला कोष है आपका स्कीम फाइनेंशियल, एक है आपके वेंचर कैपिटल फंड जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, नई कंपनीज। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप हैबिट अमंग द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल फाइनेंस, ठीक है। वेंचर क्या होता है आपका, जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, एक है आपकी जन धन योजना। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया सो फार। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जन धन योजना सुना होगा नाम। देखो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना और आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री है, सॉरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आपका सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, ये 20 रुपीज है यहाँ पे। सुरक्षा बीमा योजना साल का, ईयर में सिर्फ एक बार होगा। 18 टू आपकी 70 ईयर एज होनी चाहिए तब आप करवा सकते हो, और 18 टू 60 ईयर तक कटेगा जीवन ज्योति में। 2 लाख मिलेगा यहाँ पर, जब ये बंदा मर जाएगा जो जीवन ज्योति करवाएगा इसके नॉमिनी को मिलेगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। और बस 60 साल तक ही है, जो 60 साल से ऊपर है वो नहीं करवा सकते, और जो 70 साल से ऊपर है वो जीवन सुरक्षा बीमा नहीं। यहाँ पे भी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, हाँ ये तो करवा ही लेना 20 रुपीज वाला, क्योंकि एक्सीडेंट का देखो पता नहीं है कब हो जाए, तो फिर 2 लाख मिल जाएगा, और मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो जीवन सुरक्षा योजना करवा देना, बहुत अच्छी योजना है। हाँ जी, मैं तो आज जब देख रही थी कि यार इसमें तो मैंने जॉब भी की है। अब देखो मोर रीजनल रूरल बैंक हैव बीन ओपन्ड रूरल एरिया फॉर मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो रीजनल बैंक क्यों ओपन हुए थे आपके, क्योंकि जो रूरल एरियाज होते थे ना वहाँ पे बैंक ही नहीं होते थे, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक ओपन हुए थे मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके लोगों को, ठीक है, इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान की जा सके, फैसिलिटीज प्रदान की जा सके, ठीक है। Priority sector lending for to farmer, women, backward section of society have been ensured through various government policies. लो जी, हो गया जी आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। अटल पेंशन योजना भी है इसमें, ठीक है, तो वो भी करवा लेना जिसने करवाना होगा। एक और चीज सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, वो भी करवा लेना बेटियों के लिए, बस बहुत अच्छी योजना है। सारी की सारी योजनाएं किसमें आ जाएगी आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन में। एक्सक्लूजन मतलब कि जो बेचारे इन सेवाओं का लाभ ही ले रहे हैं,
वो जाएंगे एक्सक्लूजन में। जिसको पता ही नहीं 2 लाख मिलेंगे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको पता ही नहीं डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपीज मिलेंगे। ठीक है, हाँ तभी मिलेंगे अगर 60 साल से पहले डेथ होगी, अगर 60 साल के बाद हुई तो नहीं मिलेंगे नॉमिनी को। तो उस व्यक्ति को बेचारे को 60 से पहले मरना पड़ेगा, फिर जाके 2 लाख मिलेंगे उसके नॉमिनी को, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया भी बड़े चलाक है वैसे आरबीआई वाले। वैसे तो आजकल बेचारा कोई कोई होता है जो 60 क्रॉस कर पाता है, नहीं तो 60 से पहले ही आजकल तो ऐसा हो रहा है। खाना भी बनाना है, मैंने भी बनाना है प्रियंका जी, खाना भी बनाना है, पढ़ाना भी। अभी 7 PM फिर से मेरी क्लास है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल हम करेंगे आपके डेरिवेटिव्स करवा दूंगी कल, और आपका डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज करवा दूंगी कल। ठीक है, नहीं मरना जी हमें। ठीक है, ठीक है, ओके। पर ये वाला करवा लेना, एक्सीडेंटल वाला। ठीक है, एक्सीडेंटल वाला करवा लेना। छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो 2 लाख मिल जाएंगे। तो वैसे तो ना ही हो कभी किसी का। जब मैं ये योजनाएं बताती थी ना लोगों को, मुझे ये लगता था कि यार क्या ही बता रही हूँ मैं, कि हाँ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब अजीब लगता था मुझे बोलने में, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, बच्चे भी संभालने हैं, हाँ जी। चलो, प्रियंका जी ने बच्चे, मतलब मेरे से ज्यादा अथॉरिटी है फिर आपके पास, है ना। ठीक है, ठीक है। और कुछ, मतलब आप कहना चाहते हो कि मैम आपसे ज्यादा बिजी मैं हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चा है, क्योंकि मैं माँ हूँ। हाँ जी प्रियंका जी, आप ये कहना चाहते हो क्योंकि मैं माँ हूँ। जैसे एक मूवी का डायलॉग था ना, तेरे पास क्या है वो, कि तेरे पास क्या है, तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। बाय जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लगा देना और इन योजनाओं का लाभ उठा लेना। जो भी कोई उठाना चाहता है तो अपने बैंकों में जाओ, वहां पे जाके बात करो, बोलो कि सिर्फ आपका फ्री में फॉर्म मिलेगा। बहुत इजी है फॉर्म, मैं भरती थी खुद ही सभी का, और खुद ही बैंकों में जाके डिपॉजिट भी करवाती थी। इवन जो बैंक्स के मैनेजर्स होते थे वो भी हमारे साथ जाते थे कैंप लगाने, जैसे कि एसबीआई के मैनेजर थे, यूको बैंक के मैनेजर्स थे। ठीक है, मीन्स मैंने तो गवर्नमेंट बैंक में ही काम किया था, प्राइवेट में तो नहीं किया था मैंने। मेरा गवर्नमेंट के साथ था, यूको बैंक, एसबीआई और आपके आईसीआईसी बैंक। ठीक है, इनके साथ ही था, 2-3 बैंक्स में। इंडियन बैंक। हाँ जी, मैं समझ गई प्रियंका जी आपकी बात को। 2 बच्चे हैं जी आपके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। फॉर्म पड़े हैं मेरे पास, किसी को चाहिए तो ले जाओ मुझसे फॉर्म। ठीक है, इनके जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, सारे फॉर्म पड़े फ्री में। मुझे तो इतने इतने सारे देते थे बैंक वाले, उनको उनको तो बड़ी खुशी होती थी मुझे आते ही। बस वो अगर मैं एसबीआई में जाती थी, एसबीआई वाले वैसे किसी को ना पूछे, वहां का मैनेजर सीधा मैं अंदर रूम में, मैनेजर के रूम में डायरेक्ट, कुछ पूछने की जरूरत, बस मेरे आते ही लंच कर लो, ये खाना पीना खा लो, हर चीज के लिए, चाय कॉफी जूस के लिए, हर चीज के लिए पूछा जाता था, क्योंकि पता था उन बैंकों के लिए मैं काम कर रही थी। तो डायरेक्ट मैनेजर से मिलना होता था। कुरियर करवा दो मैम जी। जाओ पूनम गिल जी बैंक में जाओ, आई एम जस्ट जोकिंग। कुरियर करवाऊँ मैं आपको फॉर्म। बैंक में जाओ, वहां पे बोलो कि दे दो फॉर्म, हमें फ्री में मिलेगा, खुश हो जाएंगे जैसे ही आप बोलोगे ना उनको, क्योंकि उनको नंबर मिलते हैं इस चीज के। आरबीआई को उन्हें रिपोर्ट करना होता है मंथली। मैनेजर्स तो मुझे कई बार रात रात को कॉल करते थे, मैम प्लीज करवा दो, मंथ के एंड में मैम प्लीज करवा दो, 3-4 ही करवा दो, चाहे आप जीवन सुरक्षा बीमा योजना करवा दो मैम प्लीज। माँ कब मिलेगी? चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।